तो हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते सभी को राम राम जी। क्या हाल चाल भाई सब लोगों के, कैसे भी आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और शानदार होंगे। स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल पे एक और बार। और क्या मैं आप सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा हूँ? तो स्वागत है और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके सिलेक्शन को रोक सके। अपने हाथों से नोट्स बनाइएगा और कहीं पर भी बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा। ये समय नहीं है आपकी, ये उम्र नहीं है लापरवाही बरतने की। आप ये समझिए जितनी मेहनत कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। इतना हमारा आपसे वादा है, हम सभी टीचर्स का आपसे वादा है कि भाई जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं भाई, है ना, तो हम सभी का आपसे वादा है कि भाई आपका सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। टीचर्स सभी अच्छे पढ़ाते हैं, हमें को पता ही है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सुन पा रहे हो मेरी आवाज? चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन, जिसको हिंदी में ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। कल हमने ये बात की भी थी कि भैया जी कोई चीज कैसे फैलती है कैसे नहीं फैलती है। ये सभी बातें कल हमारी हुई थी, आपको याद भी होगा। तो बच्चों कल हम लोग पढ़ रहे थे ऊष्मीय प्रसार, पर प्रसार होता क्यों है? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मैंने किसी चीज को गर्म किया, तो गर्म करने पे आखिर वो फैल क्यों रहा है? आखिर हीट करने से वो चीज एक्सपेंड क्यों हो रही है? क्या कारण है कि वो एक्सपेंड हो रही है? तो उसका हम कारण जानना चाहते हैं और कारण की बात लेकर चले कि आखिर क्या कारण है, उस चीज को हम लिख सकते हैं। जरा समझिएगा कि एक्सपेंशन का क्या रीजन है, क्या रीजन नहीं है। मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास चार ये चीजें हैं और हमें पता है कि जब कोई बंद होता है, मतलब जो बॉन्ड होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़े होते हैं कि स्प्रिंग जैसे एक चीज से। किससे जुड़े होते हैं? स्प्रिंग जैसी एक चीज से जुड़े होते हैं। और क्या होता है जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं, हम ये बात भी जानते हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है, जिसको हम अणु कहते हैं, वो क्या करता है? कंपन करता है। मतलब क्या करता है? वाइब्रेशन करता है। हमें पता है कि अणु क्या करता है? कंपन करता है। जब तापमान देते हैं तो उसमें गति जुड़ जाती है, गड़ 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 गड़। तो भैया जी जब ऊर्जा आती है इसके अंदर, तो ये अपनी जगह से विस्थापित होता है। अब अपनी जगह से विस्थापित कैसे होगा? तो ये अंदर भी जाता है और वास्तविकता में बाहर भी जाता है। अंदर भी जाता है और बाहर भी जाता है। और आप ये देखोगे कि कोई भी अणु जितना अंदर जाता है उससे ज्यादा वो बाहर की तरफ जाता है। और बाहर ज्यादा जाने की वजह से वो क्या करता है? बाहर ज्यादा जाने की वजह से, बाहर ज्यादा जाने की वजह से क्या होता है? जाने से वो फैलने लग जाता है। वो फैलने लग जाता है। वो इतना अंदर नहीं जाता। जब वो कंपन करता है तो अंदर कम जाता है, बाहर ज्यादा जाता है, तो अंदर कम बाहर ज्यादा। उसकी वजह से क्या होता है? फैलता हुआ चला जाता है। तो इसी कारण से कोई भी धातु हो, कोई भी मेटल हो, वो एक्सपेंड करना चालू करता है। उसका कारण होता है किसी भी चीज को गर्म करने पर, क्योंकि वो बाहर की तरफ ज्यादा फैलता है। तो बाहर ज्यादा जाने से फैलने लग जाता है। फैलने लग जाता है। तो जितने भी पदार्थों की बात करते हैं फैलने लग जाता है। खासकर हम जब धातु की बात करते हैं तो धातु सब फैलती हैं। उसका कारण हम इस तरीके से बताकर बच्चों चलते हैं। उसको इस तरीके से बताकर चलते हैं। बात समझ में आई? उसको हम इस तरीके से बताकर चलते हैं। उसको हम इस तरीके से बताकर चलते हैं। बात ठीक है? तो उसको हम इस तरीके से बताकर चलते हैं। और बच्चों एक डायग्राम बनाया जाता है इसका। इस डायग्राम को हम कहते हैं, इस डायग्राम को हम कहते हैं वेल डायग्राम कहते हैं। इसको बोलते हैं कुएं वाला डायग्राम। ये कुएं वाला डायग्राम बताता है कि कोई पदार्थ अंदर कम जाता है और बाहर की तरफ ज्यादा जाता है, बाहर की तरफ ज्यादा जाता है। और इसको हम वेल डायग्राम कहकर चलते हैं। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी पदार्थ बाहर की ओर हमेशा ज्यादा जाता है अंदर की अपेक्षा। क्या बात ठीक है? राम राम जी सभी को, राम राम भैया जी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। हेलो प्रिंस, हेलो मोहित श्रृंखला, हेलो बेटा। तो आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी पदार्थ, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बच्चों फिजिक्स में क्या कहते हैं? अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो इसी को फिजिक्स में हम ये कहकर चलते हैं, यानी प्रसार का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब बच्चों अगर प्रसार हो रहा है तो कितने प्रकार के प्रसार हो रहे हैं? आखिर एक्सपेंशन हो रहा है तो कितने टाइप का एक्सपेंशन हो रहा है? तो हमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, बात लेकर चलूं तो इसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, यानी प्रसार के प्रकार। यानी प्रसार के प्रकार, प्रसार के प्रकार। हम जानना चाहते हैं कि कितने टाइप का एक्सपेंशन होता है, कितने टाइप का एक्सपेंशन होता है, कितने प्रकार का प्रसार होता है। थोड़ा सा आगे बैठो। कितने प्रकार का प्रसार होता है? पहला होता है जिसकी हम बात लेकर चलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। आपने अपनी फिजिक्स में ऐसा कुछ सुना भी होगा, लीनियर एक्सपेंशन इसे कहते हैं। हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको आप रेखीय प्रसार कहते हैं। भूल तो नहीं गए आप? रेखीय प्रसार कहते हैं। एक सेकंड दीजिएगा।
हेलो अनुज, हेलो सुमित विद्यार्थी। चलिए ठीक है। हाँ जी, हाँ, पहला तो है रेखीय प्रसार, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, या एरियल एक्सपेंशन कहते हैं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, या फिर इसे एरियल एक्सपेंशन कहते हैं, या और एरियल एक्सपेंशन कहते हैं। एरियल एक्सपेंशन कहते हैं, एरियल एक्सपेंशन कहते हैं। इसकी बात लेकर चलो तो हिंदी में से क्या कहते हैं, हिंदी में बात लेकर चलो तो इसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफलीय प्रसार कहकर चलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफलीय प्रसार कहकर चलते हैं। तो दूसरा जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफलीय प्रसार कहते हैं। तीसरा जो प्रसार होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात लेकर चलो तो जिसको हिंदी में हम आयतन प्रसार कहते हैं। तो कुल मिला के ये तीन तरह के प्रसार हमें रोजाना जिंदगी में देखने को मिलते हैं, और इसी से संबंधित है एक्सपेंशन यानी प्रसार का पूरा अध्याय। ये जो चैप्टर है लगभग आपको 50% होने वाला है। आप ये समझिए चलिएगा, इस तरीके से हम तीनों प्रसार को पढ़ते हैं, एक एक करके तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं कि तीनों का आखिर मतलब क्या है। हेलो आयुष बेटा, तो तीनों का हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि तीनों का मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है। सारे कॉन्सेप्ट समझिएगा और फिजिक्स को फील करके पढ़िएगा कि फिजिक्स में हर चीज का मतलब क्या है और क्या नहीं है। आइए चलते हैं पहला एक्सपेंशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं। लीनियर एक्सपेंशन कहते हैं बच्चों। अगर लीनियर एक्सपेंशन की बात लेकर चलूं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको रेखीय प्रसार कहते हैं। रेखीय प्रसार कहते हैं, तो दैट इज लीनियर एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार। बढ़िया बढ़िया जी। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, रेखीय प्रसार कहते हैं। क्या होता है रेखीय प्रसार, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से बेटा। लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर मतलब कोई चीज जिस सब लंबी होती है, उसमें कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। जैसे हम बोले एक पतला सा तार, तो पतला सा तार क्या सिर्फ लंबा है ना, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेखीय। तो आप ये समझिएगा, जब कोई चीज लंबाई में और लंबी हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। रेखीय प्रसार का संबंध सिर्फ और सिर्फ लंबाई से होता है। तो इसका संबंध किससे है बच्चों, लंबाई से। मान लो कि बेटा मेरे पास कोई रॉड है, रॉड समझते हैं, मान लेते हैं ये रॉड है, और इस रॉड को आपने गर्म किया, और गर्म करते 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 आपने कहा इसको गर्म करते 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 ये फैल गई, ये फैल गई, मान लीजिए ये फैल गई, एक्सपेंड कर गई। चलिए जी, हमने कहा ये जी क्या होगी, एक्सपेंड कर गई। मान लीजिए ये फैल गई, और बेटा ये फैल गई तो हम मान लेते हैं भाई साहब इतनी लंबी हो गई। ध्यान से सुनिएगा, हम मान लेते हैं कि हमने जो पहले लंबाई ली थी उसका मान कितना था बच्चों, उसका मान हम मान लेते हैं कितना था, एल था। और उसकी लंबाई में जो वृद्धि हुई उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एल कह रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि भाई हाँ जी माफ कीजिएगा, हाँ। तो रेखीय प्रसार की हम बात कर रहे हैं। तो हमने कहा हमने कोई लंबाई की एक रॉड ली है, छड़ ली है, और छड़ को हमने गर्म किया तो छड़ फैल गई है, छड़ फैल गई है। मान लेते हैं इसमें डेल्टा एल में वृद्धि हुई है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर छड़ कितनी बड़ी हुई, कितनी बड़ी नहीं हुई। तो अगर आप निकालना चाहते हैं कि छड़ की लंबाई में कितना वृद्धि हुई, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इक्वल टू होता है अल्फा, इंटू में होता है एल, इंटू में होता है डेल्टा थीटा, या फिर डेल्टा टी। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप चाहें तो डेल्टा थीटा लिखें, चाहे आप डेल्टा टी लिखें, क्योंकि डेल्टा थीटा का मतलब होता है तापमान में परिवर्तन, यानी टेम्परेचर चेंज। जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं, इसको तापांतर कहते हैं। तो पहली बात तापांतर। एल क्या होता है बेटा, एल लंबाई होती है, ओरिजिनल लेंथ होती है, वास्तविक लंबाई होती है यानी ओरिजिनल लेंथ होती है। और अल्फा क्या होता है बच्चों, अल्फा एक नियतांक होता है। और अल्फा की बात लेकर चलूं तो अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं। इसको हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको रेखीय प्रसार गुणांक कहकर चलते हैं। इसको कहते हैं रेखीय प्रसार गुणांक कहकर चलते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। डेल्टा एल क्या होता है, ये होता है चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में बदलाव। चेंज इन लेंथ यानी लंबाई में बदलाव, लंबाई में बदलाव, लंबाई में बदलाव, लंबाई में बदलाव, लंबाई में बदलाव। और इस तरीके से आप बता सकते हैं कि किसी की लंबाई में कितना वृद्धि हुई और कितना वृद्धि बच्चों नहीं हुई, यानी किसी लेंथ में कितना चेंज होगा वो इन सब पे डिपेंड करता है। अल्फा पे डिपेंड करता है जो पदार्थ है,
लंबाई पे डिपेंड करता है और डेल्टा थीटा पे डिपेंड करता है। इस तरीके से इन तीन बातों पर, जितनी लंबाई ज्यादा होगी उतना डेल्टा एल ज्यादा होगा, जितना तापमान में परिवर्तन, टेम्परेचर चेंज जितना ज्यादा होगा उतना लंबाई में वृद्धि होगी, और जितना अल्फा ज्यादा होगा उतनी भी लंबाई में वृद्धि होगी। क्या बात आपको समझ में आई? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको समझ में आई मेरी भाई? नहीं समझ में आई तो मुझे बता दो। बोलो भैया जी, क्या बात समझ में आई? ठीक है जी, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, बढ़िया बढ़िया। बोलो भाई, किसी कुछ पूछना तो नहीं है यार? आयुष, प्रिंस, नितिल, नितिल कुमार, कुछ पूछना तो नहीं बेटा? चलिए, बढ़िया। पूछना तो नहीं है, चलिए ठीक है, नहीं पूछना है तो चलिए बात करते हैं अगली। आपने कहा सर जी हम लंबाई में वृद्धि यानी लंबाई में चेंज तो बता सकते हैं, पर अल्फा क्या होता है? अल्फा के बारे में भी बता दो। चलिए, तो एक फील लेते हैं कि आखिर अल्फा होता क्या है। बच्चों, अगर अल्फा का फॉर्मूला यहां से लिखा जाए तो क्या अल्फा का फॉर्मूला, अल्फा बराबर होगा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा थीटा, यानी डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा थीटा होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है जी, मान लेते हैं। यदि मैं आपसे कह दूं, यदि लंबाई में 1 मीटर की मान लूं और डेल्टा थीटा को मैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन मान लूं, एक ही बात है, परिवर्तन दोनों में बराबर होता है, चेंज दोनों में इक्वल होता है। अगर ऐसा मान लूं बच्चों, तो इसकी जगह भी 1 हो गया और इसकी जगह भी 1 हो गया। अल्फा का मान किसके बराबर बना? डेल्टा एल के बराबर बना। अल्फा का मान किसके बराबर बना? डेल्टा एल के बराबर बना। अल्फा का मान किसके बराबर बना? डेल्टा एल का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, जिसका जिसका अल्फा का मान, अल्फा का मान जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा, जिसके अल्फा का मान जितना ज्यादा होगा, जिसके अल्फा का मान जितना, अल्फा एक नियतांक है, हर चीज के लिए अलग अलग, अल्फा का मान जितना ज्यादा होगा उसकी लंबाई में भी उतना ही ज्यादा वृद्धि होगी। उसकी लंबाई में उतना, जितना ज्यादा होगा उतना लेंथ में ज्यादा चेंज होगा, उतना लेंथ यानी लंबाई में चेंज होगा, लेंथ में चेंज होगा। कहने का एक सिंपल सा मतलब है, उतना ज्यादा परिवर्तन होगा। आप मुझे बताओ, अगर मुझे रेल की पटरियां बनानी है, रेल की पटरियां बनानी है, तो रेल की पटरियां ज्यादा अल्फा वाले की बनाएं कि कम अल्फा वाले की? मुझे बताना सोच समझ के। अगर मैं रेल की पटरियां बनाना चाहता हूं और मैंने कहा अल्फा जितना ज्यादा, लंबाई उतनी ज्यादा बदलेगी, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ रेल की पटरियां कैसे अल्फा की बनानी चाहिए? ज्यादा अल्फा वाले की कि कम अल्फा? पेपर में आएगा तो क्वेश्चन क्या लगा के चलोगे? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा लंबाई वाले की या कम लंबाई वाले की, तो कितना बताना पड़ेगा, जरा मुझसे बता सकते हो? तनु वर्मा, बेटा मैंने आपसे फिर से कहा ना बेटा, जो चल रहा है बेटे जिंदगी में चलने दो, है ना जी। क्लास 8:15 से क्यों हो रही है? हमें तो कल परसों ही बोला था कि क्लास 8:15 से होती है, और जो भी शेड्यूल लगता है, जो भी जैसे भी लग रहा है बेटा, आप उनमें टाइम पर आ जाओ, है ना। जो जैसे भी चल रहा है चलने दो, ठीक है। कोशिश करो हर चीज को समझने की। लव यू बेटा, लव यू सरबजीत सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। तो सीधी सी बात है बेटा, अल्फा का मान कम होना चाहिए, तो हम ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे जिससे रेल की पटरियां अगर हम यूज करते हैं तो अल्फा का, तो हमेशा अल्फा चेक करना पड़ता है कि इसका अल्फा कितना है कितना नहीं है, जिसको हम रेखीय प्रसार गुणांक या लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट कहते हैं। ये नहीं पता चलेगा तो कुछ भी काम नहीं चलेगा। लव यू बेटा सरबजीत सिंह, बेटा बस बस बस, 4 बार 5 बार 6 बार लव यू हो गया बेटे, ठीक है। धन्यवाद बेटे। सैयारा मत बन जाना बेटे, ठीक है जी। लव यू बेटा। चलिए, तो हमने कहा अल्फा का मान जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा बेटा? लेंथ में बदलाव होगा, इसलिए रेल की पटरियां हमेशा हमेशा और हमेशा कम अल्फा वाले की बनाई जाती हैं। अल्फा के मान की बात लेकर चलो तो कॉपर के लिए कितना होता है? कॉपर के लिए इसका मान होता है 1.7 इंटू 10⁻³ होता है। और अगर मैं अल्फा स्टील के लिए बात लेकर चलूं तो स्टील के लिए 1.3 इंटू 10⁻⁵ होता है। साफ साफ दिख रहा है कि स्टील का मान जो होता है वो अल्फा का कम होता है, और क्योंकि स्टील का मान कम होता है, याद नहीं रखना है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर हम अल्फा के मान की कम वैल्यू की बात लेकर चलें तो अल्फा अगर कम होगा तो मेरे भाई, अल्फा कम होने का मतलब हुआ रेल की पटरियां कम, इसलिए स्टील की बनती है, कॉपर की नहीं बनती। ठीक है जी। तो इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं बेटा? 4 के आसपास क्वेश्चन आएंगे पेपर में, करीब 20 नंबर का आता है ये चैप्टर, 20 से 25 नंबर का। 20 नंबर का मान लो, 25 का तो नहीं, 20 नंबर का राउंड मान के चलो।
तनु वर्मा, बाकी लोग तो यार, कुछ लोग तो आ गए थे यार टाइम पर। मेरे ख्याल से तनु वर्मा कहीं प्रॉब्लम हुई है, बाकी कुछ लोग तो आ गए थे मेरे ख्याल से। आप रिकॉर्डिंग डाल दो यूट्यूब पे, थोड़े चैप्टर की तो पढ़ी हुई है यार। पूरा ऑप्टिक्स पढ़ा हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है ना, ये सब चैप्टर तो पहले से ही पढ़े हुए हैं। चलो ठीक है। बाकी कोशिश करूंगा सरबजीत सिंह, है ना, डाउनलोड करना बड़ा दिक्कत वाली चीज़ है, पर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसके मान हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो अल्फा का मान क्या होना चाहिए बच्चों, कम से कम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर बेटा अल्फा की बात हो रही है तो अल्फा किस पे निर्भर, अल्फा डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा किस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन डेल्टा एल। एल पे डिपेंड नहीं करता है, ना तो लंबाई पे डिपेंड करता है और ना ही एल पे डिपेंड करता है। तो अल्फा किस पे डिपेंड करता है, अल्फा डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन, अल्फा डिपेंड करता है, पहला मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, यानी पदार्थ कौन सा है, पदार्थ पे निर्भर करता है। और किस पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा तापमान पर, लिटिल ऑन टेम्परेचर। लिटिल ऑन टेम्परेचर का मतलब थोड़ा सा तापमान पर, पढ़ते नहीं है हम। तापमान पर निर्भर करता है पर बहुत कम करता है यार, ना के बराबर। परंतु इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि अल्फा किस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है, इसलिए हम इस चीज को लिख सकते हैं। हाँ जी प्रिंस यादव सर, इवेंट 8 अच्छा 8:30 का लगा था। अच्छा ठीक है प्रिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है। ठीक है तनु वर्मा, मैं समझ गया। मैं फिर बोल दूंगा, आज क्लास 8:15 से ना होकर आज 8:30 से थी, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है। कोर्स से कितना क्वेश्चन आता है क्या अच्छा नितिन कुमार, उसमें करीब 5 क्वेश्चन आते हैं। नितिन कुमार उसमें इससे ज़्यादा आता है, 5 क्वेश्चन के राउंड आते हैं। फिर आपके यूट्यूब चैनल ट्रिपलिंग फिजिक्स है, TRIPLING, ट्रिपलिंग फिजिक्स है, टेलीग्राम भी और यूट्यूब भी। ठीक है। तो इस तरीके से हम कितना बात लेकर चलते हैं। ठीक है जी। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा कहकर चलते हैं। और अल्फा के बारे में बात लेकर चलें तो इसी तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात लेकर चलूं थ्योरी के क्वेश्चन आपके पेपर में इससे क्या बनते हैं, तो थ्योरी का पहला क्वेश्चन बनकर चलेगा, देयर इज गैप बिटवीन रेलवे ट्रैक। देयर इज गैप बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप का होना, रेलवे ट्रैक के बीच में, रेलवे ट्रैक के बीच में गैप का होना, यानी रेल की पटरियों के बीच अंतर, दूरी होना, रेल की पटरियों के बीच, पटरियों के बीच दूरी होना। तो आप बोले सर जी दूरी क्यों होती है, अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपने पहले के जमाने में बैलगाड़ी देखी हो, बैलगाड़ी के ऊपर एक रिंग लगाते थे, जो जो उसका पहिया होता था ना, उस पर रिंग लगाते थे। पहले उस रिंग को, लोहे की रिंग को गर्म करते थे, और गर्म करके वो फैलती थी, तब उसे हम लकड़ी के ऊपर रखते थे और लकड़ी के ऊपर उसको ठंडा कर देते, तो लकड़ी को पकड़ लेती थी पहिए को। पहले ऐसे चलते थे। तो भैया जी रेल की पटरियों के बीच में गैप होने का मतलब आप देखेंगे, एक रेल की पटरी और दो रेल की पटरियों के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। और उसका कारण ये होता है मेरे भाई, गैप रखने का कारण ये होता है कि जब गर्मियां पड़ेंगी तब वो फैलेगी, और जब वो फैलेगी तो पहले ही चिपका के रख दोगे तो टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो जाएंगी। इसी कारण से रेलवे की पटरियों के बीच में हमेशा क्या होता है, अंतर रखा जाता है। देयर इज अ गैप बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। देयर इज अ गैप बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। देयर इज अ गैप बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। देयर इज अ गैप बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। जी क्या कहें, देयर इज अ गैप बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। देयर इज अ गैप बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। चलिए मेरे पास आज ज़्यादा वो नहीं बचा है, तो इस कारण से थोड़ा सा विलम्ब होने की संभावना है। मैं PDF नहीं लेके आया हूँ, बट लेके आनी चाहिए थी। मुझे पता है आप लोग समझ गए हो, बट मेरा काम थोड़ा सा समझाने वाला होता है, कि थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है।
फिगर थोड़ा सा। हाँ ठीक है ना, एक सेकंड देना बेटा, है ना, थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि पीडीएफ पीपीटी मतलब पहले से डाउनलोड नहीं कर रखी थी, इस कारण। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो दैट्स इट। ठीक है जी, बस करते हैं। तो बेसिकली क्या था बच्चों, मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि रेलवे ट्रैक्स के बीच में क्या होता है बच्चों, गैप होता है, और गैप रखना भी ज़रूरी है। अगर मैं बात लेकर चलूँ तो दोनों के बीच में क्या है, गैप रखना ज़रूरी है। देयर इज अ गैप बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स। तो आप देखेंगे रेलवे ट्रैक्स के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। सिंपल सा रीजन है, अगर आप लोग को दिख रहा हो तो एक्चुअली में रेलवे ट्रैक्स के बीच में गैप होता है। और इतना सा गैप रखने का सिंपल सी बात यही है कि भैया जी गैप नहीं रखेंगे तो पटरियां क्या हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। इसी चीज की बात लेकर चलते हैं, बात ठीक है। हाँ जी भैया, सर क्लास को कितना टाइम हो गया है, हो गया बेटा आधा घंटा के आसपास है। सर मुझे ज्योग्राफी कवर करना है। ठीक है बेटा बबुल कुमार, कर लो बेटा। आप कितने बजे, ठीक है। बाबुल कुमार, थैंक यू सर। मैं आज आप बस आपको धन्यवाद बोलने आया हूँ। मैं आपका क्लास रिकॉर्डेड ही देखता हूँ आपका टीचिंग के कारण। अब मैं फिजिक्स का मीडियम लेवल के क्वेश्चन बिना कॉपी पेन के सॉल्व कर लेता हूँ, एंड मेरा मॉक में भी मार्क्स इंप्रूव हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू ऑल योर एफर्ट। धन्यवाद भैया, थैंक यू बाबुल कुमार। है ना, ये सब आपकी मेहनत है यार। देखो मेरे साथ ना करे कोई बहुत डेडिकेशन के साथ में मेहनत करे ना बेटा, मैं उसको यार मास्टर बना दूँ, ये समझिए। लेकिन डेडिकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर डेडिकेशन शो नहीं कर सकते हो तो ये समझ के चलिए ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रह जाता है किसी भी चीज़ का। तो डेडिकेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डेडिकेशन शो तो करना पड़ेगा यार। बच्चे बस डेडिकेशन ही नहीं करते हैं। आप क्लासेस को रेगुलर देखिए और रोजाना देखिए, और पूरी क्लास एक बार में देखिए, क्लास के बीच में गैप मत रखिए। अपने नोट्स प्रॉपर बनाइए, है ना। आप फिजिक्स में, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको मजा आने लगेगा, आपको फिजिक्स बहुत अच्छी लगने लगेगी, इतना मैं कह सकता हूँ बस। बाकी सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। मैंने आपसे कहा ना कि जिंदगी में हम अपनी किस्मत को लिखने वाले खुद ही होते हैं। देयर इज अ गैप बिटवीन द रेलवे ट्रैक्स, ऐसा ही देयर इज गैप एट फ्लाईओवर्स। तो जो फ्लाईओवर्स होते हैं उनके बीच में भी क्या होता है, गैप्स होता है। और फ्लाईओवर में भी आपने गैप जरूर देखा होगा। अगर मैं बात लेकर चलूं तो फ्लाईओवर के बीच में भी आपने गैप जरूर देखा होगा। और फ्लाईओवर के बीच में गैप होना भी इसी का एक सिंपल सा उदाहरण है। और यही भी क्या है, इसी की वजह से होता है, रेखीय लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार की वजह से भी यही देखने को मिलता है। तो एक सरल सी बात समझिएगा कि आप जब भी फ्लाईओवर से निकले हो तो आपने देखा होगा फ्लाईओवर के बीच में गैप होते हैं, ताकि गाड़ी जो है, क्या होता है, जो बड़े बड़े जो पिलर्स होते हैं वो एक के बाद एक रखे जाते हैं और उनके बीच में मोटा मोटा सरिया डाला जाता है। अब ये गर्मी में क्या होता है, सरिया फैलता है। अगर इनको चिपका के बना दोगे और सरिया फैलेगा तो टूट जाएंगे। इसी कारण से हम नहीं चाहते कि ब्रिज चटक जाए, इसलिए हम इनके बीच में गैप रखते हैं, क्योंकि इनके बीच का सरिया अगर एक्सपेंड करता है, फैलता भी है, तो फैलने की वजह से जगह को भर ले, और इसी कारण से हम इसके बीच में थोड़ा सा गैप देकर चलते हैं। इसी तरीके से आप देखेंगे कि हम देयर इज अ गैप बिट द फ्लाई ओवर्स। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल और बता रहा हूं। हाई टेंशन वायर्स, हाई टेंशन वायर्स आर लूजली बाउंड, लूजली बाउंड। हाई टेंशन वायर आर लूजली बाउंड, कहने का मतलब ये हुआ, जो तार होते हैं वो क्या होता है, तार ढीले बांधे जाते हैं। तार ढीले बांधे जाते हैं। आपने कभी ध्यान से देखा हो, कभी आपने ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा जो खेतों के अंदर ऊंचे ऊंचे जो खंबे लगे होते हैं उन पे जो तार होते हैं वो लटकते हुए होते हैं।
टाइट क्यों नहीं बांध देते? बेटा सर्दी पड़ेगी तो सिकुड़ेंगे, गर्मी फैलेगी तो फैलेंगे, तो सर्दियों में जब सिकुड़ेंगे और पहले से ही टाइट बना दोगे तो वो तो टूट जाएंगे। इसलिए हम हमेशा तार को क्या बनाते हैं, हाई टेंशन वायर पे हमेशा झूलते हुए तार लगाते हैं। कारण सरल सा है, और इसी तरीके के उदाहरण आप डेली जिंदगी में बहुत सारे देख सकते हो, और ये सारे के सारे उदाहरण लीनियर एक्सपेंशन यानी रेखीय प्रसार के होते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई हो। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इतनी वैल्यू निकल कर आई। शिवांगी प्रजापति सर, क्लास टाइम इतना लेट क्यों है? हमारे में 8, 8:30 से दिखाता है, प्लीज सही करा दीजिए। 3 दिन पहले ही मैंने उनसे बोला है यार 8:30 क्लास करने की, उन्होंने कहा था सर ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर से बोलेंगे आज फिर। चलिए जी, इस तरीके से हम इसको रेखीय प्रसार कह सकते हैं। तो आप इस बात को सिंपल से समझ सकते हैं कि रेखीय प्रसार क्या है और क्या नहीं है। बात ठीक है? चलिए ठीक है। चलिए, तो अगला हमारे पास जो है उसको हम बोलते हैं सरफेस एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसको बोलते हैं सरफेस एक्सपेंशन। बेटा सरफेस एक्सपेंशन की बात करें तो इसको हम बोलते हैं पृष्ठीय प्रसार। पृष्ठीय प्रसार या क्षेत्रफलीय प्रसार एक ही बात है। पृष्ठीय प्रसार क्या होता है? पृष्ठीय प्रसार का मतलब है, मान लो मेरे पास एक प्लेट है, प्लेट मतलब कोई सी भी प्लेट मान लो आप, आपने भैया जी घरों के ऊपर जो शीटें लगती है लोहे की, अब वो सी मान लो आप एल्यूमिनियम की शीट डालो। अब जब हम इसको गर्म करते हैं तो बेटा एल्यूमिनियम की शीट क्या होती है, अपनी जगह से फैल जाती है, अपनी जगह से क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है। तो आप देखेंगे ये क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है। ये क्या होती है बेटा, एक्सपेंड हो जाती है यानी फैल जाती है। तो क्या होती है कि भैया जी जो प्लेट होती है वो बाहर की तरफ एक्सपेंड हो जाती है, बाहर की तरफ फैल जाती है। और मान लो कि पहले अगर इसका क्षेत्रफल, मान लो इसका क्षेत्रफल पहले ए था और बाद में इसमें डेल्टा ए में बदलाव आ गया, तो मैं बोलूं कि भाई ये प्लेट कितनी बड़ी हो गई, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा ना कि कितनी बड़ी प्लेट हो गई। तो प्लेट के बारे में बात लेकर चलो कितना होगा, तो इसको हम डेल्टा ए निकालना चाहें तो डेल्टा ए का फॉर्मूला होगा, डेल्टा ए बराबर होता है बीटा इंटू ए इंटू में डेल्टा थीटा। वही फॉर्मूला है, बस यहां पर एक नई चीज आ गई है जिसका नाम है बीटा, और बीटा को यहां पर बोला जाता है सरफेस एक्सपेंशन कोफिशिएंट। हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको हम बोलते हैं सरफेस एक्सपेंशन कोफिशिएंट, जिसको हिंदी में पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहते हैं। पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, पृष्ठीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है जी, बात समझाई। इसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय प्रसार गुणांक। ए को क्या बोलते हैं हम, एरिया कहकर चलते हैं। एरिया हम जानते हैं, एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। डेल्टा थीटा की बात लेकर चलूं तो इसको हम तापांतर कहते हैं, और तापांतर का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज। इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर चेंज। और कुल मिला के हमारे पास इतनी बातें हैं। डेल्टा तो हमें पता ही है, एरिया में यानी क्षेत्रफल में बदलाव, एरिया चेंज। चेंज इन एरिया। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई चीज कितना फैलेगी और कितना नहीं फैलेगी। वही बातें जो दोबारा से आपको करवाई जा रही हैं, वही दोबारा से मैं आपको करवा के चल रहा हूं। भाई मुझे एक बात बताइए, फिर से वही बात, बेटा अगर मैं बीटा की बात लेकर चलूं तो मुझे एक बात बताओ, क्या बीटा का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू डेल्टा थीटा, लिख सकते हैं? अगर मैं आपसे ये कह दूं कि भैया जी ए का मान 1 मीटर स्क्वायर है, डेल्टा थीटा का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन है, तो हम लिख सकते हैं इसका मतलब बीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा ए के बराबर। यानी इसका मतलब यह है जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ज्यादा एरिया, यानी जिसको हम हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया बढ़ेगा। यानी आप ये समझ के चलिए, रोजाना जिंदगी में हम चाहते हैं कि भाई साहब ऐसे पदार्थ का, ऐसे चीज का इस्तेमाल करें जिसकी बीटा की वैल्यू ज्यादा ना हो, क्योंकि अगर बीटा की वैल्यू ज्यादा निकली तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज ज्यादा एक्सपेंड करेगी, गर्मी होने पर ज्यादा प्रसार करके चलेगी, और इसीलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। तो एक बात समझ के चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात बच्चों बन जाती है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मेरे भाई मेरी बात को समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, इंपॉर्टेंट बात बन जाती है। तो आप ये समझ के चलेंगे, तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसका हम इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बीटा क्या है, ये बात, बीटा किस पे डिपेंड करता है, बीटा डज नॉट डिपेंड ऑन ए एंड डेल्टा ए।
क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ए और डेल्टा ए पे डिपेंड नहीं करता, पर किस पे डिपेंड करता है, परंतु ये डिपेंड करता है मेरे भाई, बट इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल ले रहे हो। दूसरा ये डिपेंड करता है मेरे भाई, मटेरियल पे डिपेंड करता है, और लिटिल ऑन टेम्परेचर, थोड़ा सा तापमान पर, लिटिल ऑन टेम्परेचर, थोड़ा सा तापमान पर, थोड़ा सा तापमान पर, तापमान पर, पदार्थ पर, पदार्थ, यह निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो आप ये समझ के चलिएगा ये किस पे निर्भर करता है और किस पे निर्भर नहीं करता है, इस बात पे डिपेंड करता है। बीटा हमेशा अल्फा का दोगुना होता है, जैसे कॉपर का अल्फा में पता है तो बीटा क्या होगा, इसका दोगुना होगा। बोलो भाई, बात ठीक है? बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई? कुछ पूछना तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम लिखते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हाँ जी भैया जी, ठीक है। बात बेटा मनीष बाद में बात करेंगे इस बारे में, है ना? कौन सा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, वो सब बात की बातें हैं। अभी तो पढ़ाई पे फोकस कर लो। अभी मेरा मेन उद्देश्य ये है कि सिलेबस को जल्दी से जल्दी फिनिश कराया जाए, क्योंकि मेरे पास भी समय की उपलब्धता उतनी ही है इन सब चीज़ों की कि सिलेबस कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अभी मैं थोड़ा टेंशन में ज़्यादा हूँ। तो भाई मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये होल है, इसके अंदर ये पूरी प्लेट है, ये पूरी प्लेट है। इफ प्लेट इज हीटेड, द एरिया ऑफ होल विल, एरिया होल का कितना होगा? पहला ऑप्शन है, क्या एरिया होल का बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा? ऑप्शन की बात लेकर चलूं, क्या एरिया डिक्रीज हो जाएगा? क्या ऑप्शन सी रिमेन सेम, वही रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है जी। तो बढ़ेगा, घटेगा, वही रहेगा, वही रहेगा। यदि प्लेट को गर्म किया जाए, यदि प्लेट को गर्म किया जाए तो होल क्या होगा? मेरे भाई मैं आपको बता दूं, अगर आप गर्म करते हैं तो होल पे क्या फर्क पड़ेगा? हर चीज हमेशा गर्म होने पर बाहर की ओर फैलती है। ये प्लेट भी बाहर की तरफ फैलेगी, और मैं आपको बता दूं ये छेद भी बाहर की ओर फैलेगा। हर चीज हमेशा बाहर की ओर फैलती है, और इसी कारण से बाहर फैलने की वजह से ये जो होल है ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, यानी बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो आप ये पाओगे कि होल क्या होगा, इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। और इस तरीके से अगर आप प्लेट को गर्म करते हैं तो ये होल इंक्रीज होता है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और इस तरीके से हम इस बात को बता सकते हैं। कोई ये कहिए किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम सरफेस एक्सपेंशन यानी पृष्ठीय प्रसार को बच्चों पढ़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? पृष्ठीय प्रसार को पढ़ते हैं। बोलो भैया जी, किसी को पूछना तो नहीं है? क्या हो गया कमेंट्स? हेलो, आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो बढ़िया जी। हम अगर इसकी बात लेकर चले तो इस तरीके से हम इसको बताकर चल सकते हैं। बात ठीक है? ठीक है भाई, किसी कुछ पूछना तो नहीं है? हाँ जी भैया जी। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम इस बात को लिखते हैं जिसके बारे में आपने चर्चा इतनी देर से मेरे साथ की है। चलिए चलते हैं अब आखिरी प्रसार पर, जिसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? आयतन प्रसार कहते हैं। आयतन प्रसार, यानी जिसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं, आयतन प्रसार कहते हैं।
आयतन प्रसार की बात लेकर चलूं तो आयतन प्रसार पे ऐसा कोई, इन पे न्यूमेरिकल नहीं करने हैं आपको, न्यूमेरिकल आज तक कभी आए नहीं इस टॉपिक पर, सिर्फ थ्योरी का क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, आप थ्योरी ही करके चलिएगा। वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात लेकर चलूं तो आयतन प्रसार, मैं फॉर्मूले आपको लिखाते चल रहा हूं वो बात अलग है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल करने नहीं है। चलिए मान लेते हैं पहले वॉल्यूम v था और इसका आयतन, ये जो गोला था इसका आयतन मान लेते हैं बढ़कर कितना हो गया, ये आयतन जो था इसका बढ़कर आयतन डेल्टा v बढ़ गया। अगर डेल्टा v बढ़ गया तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर डेल्टा v कितना होगा। यानी अगर किसी के आयतन, एक गोला ले लो और गोले को गर्म करो, गोले को गर्म करोगे तो फैल जाएगा। अब हम ये जानना चाहते हैं कि गोला आखिर कितना फैल जाएगा, इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर गोला कितना फैलेगा कितना नहीं फैलेगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जरा बताओ तो। ठीक है जी, हाँ जी भैया जी, ठीक है। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इतनी बात लेकर चलते हैं, तो कितना होगा अगर मैं लिखना चाहूँ तो बेटा डेल्टा वी जो है, मतलब जो आयतन में वृद्धि है उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो डेल्टा वी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा गामा इंटू वी इंटू में डेल्टा थीटा, जो हमेशा से लिखते आ रहे हैं वैसा ही इसका भी फॉर्मूला है। सबका मतलब बता दूं, गामा, इसको गामा बोलते हो, गामा का मतलब है आयतन, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। v को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कहते हैं, इसको आयतन कहते हैं। इसकी बात लेकर चलें तो इसको हम टेम्परेचर चेंज कहते हैं, यानी तापमान में परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, तापांतर कहते हैं, ये भी बात है। डेल्टा v वॉल्यूम चेंज है या चेंज इन वॉल्यूम है, आयतन में बदलाव है, यानी कोई चीज कितना बढ़ेगी इस, ये निर्भर करती है गामा पर, वी पर और डेल्टा थीटा पर। इन तीन बातों पर बच्चों क्या करती है, निर्भर करती है कि कोई चीज कितना ज्यादा फैलेगी और कितना ज्यादा नहीं फैलेगी। वो सिर्फ इन तीन बातों पर बच्चों निर्भर करके चलती है, इन तीन बातों पर निर्भर करती है। आइए इसका जो पढ़ा गामा को भी समझ लेते हैं, गामा का मतलब क्या है, जो अभी तक पढ़ा है दोबारा से। गामा का फॉर्मूला लिखना चाहें तो गामा बराबर होगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा थीटा। यदि v को आप 1 मीटर क्यूब ले लें, डेल्टा थीटा को आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन ले लें, तो गामा इक्वस टू क्या होगा, डेल्टा वी होगा। यानी जिसके गामा की वैल्यू जितनी ज्यादा उसका आयतन में परिवर्तन यानी वॉल्यूम चेंज भी उतना ज्यादा। यानी आप अगर चाहते हो कि भाई हमारा आयतन यानी हमारा वॉल्यूम ना बढ़े, तो भाई ऐसा मटेरियल लो जिसका गामा, हो कि भाई हमारा आयतन यानी हमारा वॉल्यूम ना बढ़े, तो भाई ऐसा मटेरियल लो जिसका गामा की वैल्यू कम से कम हो। गामा बताएगा कि कोई चीज कितना फैलेगा कितना नहीं, अल्फा बताएगा कितना लंबा होगा कि कितना नहीं, बीटा बताएगा कि कोई चीज कितना क्षेत्रफल बदलेगी कि, सब कुछ चीजें निर्भर करती हैं अल्फा बीटा और गामा पर। ये और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है हर मटेरियल के लिए, हर पदार्थ के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है। सीधी सी बात, हर चीज के लिए क्या है, एक नियत मान होता है। तो ये बताएगा, ये बताएगा जितना ज्यादा गामा होगा उतना ज्यादा डेल्टा वी होगा, उतना ज्यादा डेल्टा वी होगा, यानी उतना ज्यादा आयतन में बदलाव होगा। गामा इस पे निर्भर नहीं करता, परंतु निर्भर किस पे करता है, डिपेंड्स ऑन, पहला डिपेंड करता है ये मटेरियल पर कि आप किसके मटेरियल पर यानी पदार्थ पर, कि आप कौन सा पदार्थ ले रहे हो उस पर निर्भर करता है। और दूसरा ये डिपेंड करता है कि तापमान पर, लार्जली ऑन टेम्परेचर, तापमान पर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लार्जली ऑन टेम्परेचर, तापमान पर, इन दोनों पे निर्भर करता है। अल्फा और बीटा तापमान पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये गामा तापमान पर यानी टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्या करता है, बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। बात समझे, 1 मिनट देना।
हाँ जी भैया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम इसका मान बता सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, गामा। तो गामा वी और डेल्टा वी पे निर्भर ना करके किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पर। और मटेरियल के साथ साथ ये तापमान पे भी निर्भर करता है कि आपकी बॉडी का तापमान कितना है या कितना नहीं है। कितना है या कितना नहीं है, बॉडी के टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। बात समझ में आई? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? तो ये इन दोनों पर बच्चों क्या करता है, निर्भर करके चलता है। इन दोनों बातों पर क्या करता है बच्चों, निर्भर करके चलता है। ठीक है जी। हाँ जी, अगर तापमान पे कैसे निर्भर करता है इसका भी बता दूं। तापमान पे कैसे डिपेंड करता है, तो तापमान पे कैसे डिपेंड करता है, अगर तापमान कम होता है फॉर लो टेम्परेचर, अगर तापमान कम होता है तो गामा बढ़ता है तापमान बढ़ने से। तो कम तापमान पे जब कम होता है तब, अगर हाई टेम्परेचर हो जाए और ज्यादा तापमान निकल जाए तो हाई टेम्परेचर पर यानी उच्च तापमान की बात लेकर चलूं तो गामा का मान कांस्टेंट हो जाता है, गामा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है टेम्परेचर बढ़ने पर। तो ये दोनों इसके क्या होते हैं, तापमान पर प्रभाव पड़ते हैं। इस तरीके से हम तापमान पर प्रभाव बात करते हैं। एक बात और, एक बात और अगर मैं बात लेकर चलूं तो एक बात और समझिएगा। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, क्या है, अल्फा इस टू बीटा इस टू गामा का अनुपात पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। और इन तीनों के अनुपात की बात लेकर चलूं तो वो अनुपात होता है 1:2, 2:3 के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एक बात आप मेरी मर्जी से लिख लो, अल्फा जो होता है, जो गामा होता है, गामा बराबर होता है 2 बीटा के और ये होता है 3 अल्फा के। ये भी अगर आपके पेपर में आए तो इसको भी ध्यान रखिएगा। इस तरीके से अगर बात लेकर चलूं तो हम लिख सकते हैं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। जितना अधिकतम आपके एग्जाम ओरिएंटेड होकर चीजें बताई जा सकती थी, जितनी डीप में, मैंने तो सारी चीजें डीप में बताई। मुझे नहीं पता आज से पहले आपने गामा के बारे में इतनी सारी बातें कहाँ पढ़ी हैं। और इस तरीके से बात लेकर चलूं तो इसको हम पढ़ते हैं, इसी को हम वॉल्यूम एक्सपेंशन यानी आयतन प्रसार कहकर चलते हैं। और ये पेपर एनडीए के प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है जी बेटा, नितिन कुमार जब आएगा मैं बता दूंगा, थोड़ा सा इंतजार करो। अभी तो मैं टाइमिंग को मतलब थोड़ा सा सिलेबस के पीछे भाग रहा हूं, बट जैसे जैसे मुझे समझ में आता जाएगा हम आपके साथ डिस्कशन करते रहेंगे। अभी हाल फिलहाल मैं डिस्कशन से थोड़ा अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि अभी समय इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, बात हो गई क्लियर? चलिए, एक क्वेश्चन डिस्कस करना है मुझे आपके साथ, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, तो मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लूँ आप लोगों के साथ में। अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो साथ साथ में, ठीक है। हेलो सूर्यांश पांडे, कोई बात नहीं बेटा, जय हिंद। ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़िया। तो अगर मैं बात लेकर चलूँ तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन, मैं आपसे बोला था एक क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ जो एंड पहले पेपर में आया है। तो चलिए एक पीवाई की क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन आया था बेटा एक टॉपिक से जिसको हम बोलते हैं बायोमेटेलिक स्ट्रिप। बायोमेटेलिक स्ट्रिप शायद आपने सुना हो सकता है ना भी सुना हो। इसको द्विधात्विक प्लेट कहते हैं, द्विधात्विक प्लेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्विधात्विक प्लेट। इस पे क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दूं क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये आया था कि अगर दो प्लेटें हैं, मतलब दो छड़ें हैं अलग अलग धातु की बनी है, इन दोनों को गर्म करें तो क्वेश्चन पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया था, बताओ ये छड़ किस तरफ मुड़ेगी, जिसका अल्फा ज्यादा होगा उस तरफ मुड़ेगी, यानी ये दो छड़े हैं जो हैं वो ऐसे में मुड़ेंगी जहां अल्फा ज्यादा होगा या अल्फा कम होगा, मतलब किस तरफ मुड़ेंगी, अल्फा जिसका ज्यादा होगा या अल्फा का, किस तरफ मुड़ेंगी उस तरफ। ऐसा बनेगी, आर्क बनेगा, आर्च बनेगा, लेकिन आर्च कैसा बनेगा, ऐसे में बनेगा कि ऊपर की तरफ बनेगा। ये पूछा जाता है किस तरफ मुड़ेगी, अल्फा कम की तरफ या अल्फा की ज्यादा की तरफ। ये प्रश्न में पूछा गया था। तो मैं आपका सीधे सीधे क्वेश्चन लिख देता हूं। तो क्वेश्चन ये आया था
पेपर में। द्विधात्विक प्लेट है, और द्विधात्विक प्लेट है, एक को बोल देता हूं, एक का मान है अल्फा 1, एक का मान है अल्फा 2, और हम मान लेते हैं कि अल्फा 1 का मान अल्फा 2 से ज्यादा है। अल्फा जानते हैं आप, रेखीय प्रसार गुणांक, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। और क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए ये किस तरफ मुड़ेगी, किस तरफ मुड़ेगी, क्या ये ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं ये किस तरफ जाएगी और किस तरफ नहीं जाएगी। मेरे भाई मेरी बात को समझना, किस तरफ जाएगी किस तरफ नहीं जाएगी, किस तरफ जाएगी किस तरफ नहीं जाएगी, किस तरफ जाएगी किस तरफ नहीं जाएगी। थोड़ा सा फिगर अच्छा ना बन रहा तो आपको परेशान मत होइएगा, इस तरीके से मुड़ जाएगी। और जो अल्फा ज्यादा होगा वो हमेशा बाहर रहेगा, ज्यादा अल्फा वाला बाहर रहेगा, बाहर रहेगा, ज्यादा अल्फा वाला बाहर रहेगा। यदि इसे गर्म किया जाए तो यह किस तरफ मुड़ जाएगी, किस तरफ मुड़ जाएगी। तो ये पूछा गया था, ये किस तरफ मुड़ जाएगी। उस उत्तर होगा ज्यादा अल्फा वाला बाहर रहेगा, ज्यादा अल्फा वाला बाहर रहेगा। इस तरीके से क्या होगी, द्विधात्विक प्लेट, जिसको हम बायोमेटलिक स्ट्रिप कह रहे हैं, ये मुड़ती हुई चली जाएगी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या आपको एक बात समझ में आई, क्या आपको ये बात क्लियर हुई? चलिए ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए एक इसका एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, उस एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेता हूं। एनसीईआरटी बुक में 2-3 दे रखे हैं, हम एक डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वाला बस। इसको अनुप्रयोग कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास एक पेंडुलम क्लॉक है। पेंडुलम क्लॉक मतलब होता है लोलक घड़ी। आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर लोलक घड़ी का तापमान बढ़ा दिया जाए तो बताइए। देखो लोलक घड़ी में क्या होता है, लोहे की एक वो होती है, वो ऐसे में कर रही होती है, लोलक ऐसे कंपन कर रहा होता है, मतलब ऐसे कर रहा होता है, ऑसिलेशन, दोलन कर रहा होता है। अगर इसकी लंबाई बढ़ जाए तो भाई टाइम अलग बनाएगी। क्यों बताएगी अलग? क्योंकि भैया जी यहां से यहां गई तो टी का फॉर्मूला है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी, और लंबाई बढ़ेगी तो टी बदलेगा, और टी बदलेगा तो 1 सेकंड से ज्यादा होगा, मतलब हानि होगी कुछ समय की, वो गलत टाइम बताएगा। हम ये जानना चाहते हैं कि तापमान बदलने पर कितने समय की हानि होती है, कितना टाइम लॉस होता है, उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि आखिर टाइम कितना लॉस होगा, कितना लॉस नहीं होगा। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर की बात लेकर चलूं तो कितना लॉस होगा कितना लॉस नहीं होगा। तो मैं पेंडुलम वॉच के बारे में एक छोटी सी बात बता रहा हूं, थोड़ा सा मैथमेटिकल चल रहा हूं, सुनिएगा मेरी बात को। पेंडुलम वॉच कहते हैं इसे, लोलक घड़ी कहते हैं, लोलक घड़ी कहते हैं। सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं भैया जी, सुनिएगा मेरी बात क्या कह रहा हूं। मुझे पता है टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी। थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा, सुनते जाना। तापमान आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज, आफ्टर डेल्टा टी इंक्रीज इन टेम्परेचर, तापमान बढ़ने के बाद टी कितना हो जाएगा? बेटा तापमान बढ़ने पर लंबाई बढ़ जाएगी। मान लेते हैं नया जो टी बन गया वो टी डैश हो गया, और टी डैश का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, लंबाई में पहले लंबाई एल थी, अब लंबाई जो एल थी उसमें कुछ डेल्टा एल लंबाई का चेंज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगी ना। पहले लंबाई 1 मीटर थी, मान लो थोड़ी सी और बढ़ गई तो एल प्लस डेल्टा एल हो गई ना। तो अब की बार लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई? तो क्या मैं लिख सकता हूं अब की बार लंबाई में कुछ बढ़ोतरी हो जाएगी, जी तो कुछ बदलेगा नहीं। तो ये हो गया, ठीक है जी। मुझे ये बताइए क्या फॉर्मूला हम जानते हैं, टी डैश बराबर 2 में अंडर रूट ऑफ एल प्लस 2 डेल्टा एल। एल प्लस डेल्टा एल को लिख सकते हैं अल्फा एल डेल्टा थीटा। भूल तो नहीं गए? हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था डेल्टा एल किसके बराबर होता है, अल्फा एल डेल्टा थीटा के बराबर होता है। मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, एल कॉमन ले लूं क्या? एल कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट में हो जाएगा एल कॉमन, तो एल कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा एल कॉमन, तो ये जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा थीटा अपॉन में हो जाएगा जी। मुझे बताइए क्या बात ठीक है?
बोलो भाई, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी मेरे भाई? दिक्कत है कोई? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको हम ले लेते हैं पहली समीकरण, इसको ले लेते हैं सेकंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गई। अब हम कर देते हैं डिवाइडिंग सेकंड बाय वन। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, बस मैं बता रहा हूँ। डिवाइडिंग सेकंड बाय वन, सेकंड को पहले से डिवाइड कर देते हैं, सेकंड को पहले से डिवाइड कर दें तो टी डैश इधर हो जाएगा, टी डैश अपॉन में हो जाएगा टी, ये ऊपर ये नीचे आएगा। ऊपर वाला लिख लेते हैं पहले, अंदर में है 2 पाई इंटू में, सॉरी 2 पाई बाहर है, पहले टी डैश लिख देते हैं फिर इसको उल्टा कर देंगे। टी डैश हो जाएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट में है, इंटू अंडर रूट में है एल, इंटू में है 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, अपॉन में कितना है जी है, इंटू में क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 पाई, इंटू में हो जाएगा अंडर रूट में जी बाय एल। कोई दिक्कत तो नहीं। सब कुछ काट देते हैं, 2 पाई से 2 पाई मार देते हैं, जी से जी मार देते हैं, एल से एल मार देते हैं, सब कुछ मार देते हैं। तो टी डैश अपॉन टी क्या बचेगा, टी डैश का मान बचेगा बेटा, टी डैश बराबर बचेगा टी, इंटू में बचेगा बेटे, इंटू में बचेगा बेटे अंडर रूट ऑफ, इंटू में बचेगा बेटे 1 + अल्फा इंटू डेल्टा थीटा की पावर 1/2, अंडर रूट मतलब 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, ये बात हमने लिख लिया। अब एक बात बताओ, मैथमेटिक्स में एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, 1 + x की पावर अगर -n लिखा है तो अगर इसको आप 1 - nx लिख सकते हैं, यदि यदि 1 की वैल्यू x से बहुत बड़ी हो। यहां पर भी अल्फा बहुत छोटा है, तो ये पूरा बहुत छोटा है, 1 बहुत बड़ा है, तो यहां पे लिखा जा सकता है। और हियर की बात लेकर चलो, यहां पर बेटा अल्फा डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, 10⁻⁻5 में आता है, तो 1 से बहुत छोटा है। इसी कारण से यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा टी डैश बराबर टी इंटू में 1 + 1/2 इंटू में अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, ये फॉर्मूला है। इसकी बात लेकर चलो तो इतना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा टी डैश बराबर टी प्लस t/2 इंटू में अल्फा डेल्टा थीटा, और यहां से बात लेकर चलो तो ये हो जाएगा टी डैश माइनस टी बराबर में t/2 इंटू में अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, और यहां से बात लेकर चलूं तो डेल्टा टी बराबर होगा t/2 इंटू में अल्फा इंटू में डेल्टा थीटा। इसका कुछ उद्देश्य है, इसको कराने का उद्देश्य है, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि इसका उद्देश्य क्या है जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। बट आप कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर मैं बात लेकर चलूं इस चीज की तो आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। याद रखें डायरेक्ट, आप पेपर में मत करिएगा, याद रखिएगा डायरेक्ट। तो कितना लॉस होता है समय का, तो भैया समय का लॉस होता है और घड़ी पीछे चलने लग जाती है, ये याद रखिए, घड़ी पीछे चलने लग जाती है, लगती है टाइम से। तो पहले की जो घड़ियां थी ना, जिनको हम पेंडुलम वॉच कहते थे यानी लोलक घड़ी कहते थे, वो गर्मियों में गलत टाइम देने लग जाती थी, सर्दियों में अलग टाइम देती थी। कारण यह था कि लंबाई छोटी बड़ी होती रहती थी, और इसी कारण से हम नहीं चाहते हैं कि लंबाई में कोई परिवर्तन हो। इतना तापमान में परिवर्तन हो जा, मतलब इतना जो है घड़ी के समय में परिवर्तन हो जाता है, और इस तरीके से घड़ी जो होती है हमारी अलग अलग टाइम देना स्टार्ट कर देती है, और हमारा थर्मल एक्सपेंशन यानी ऊष्मीय प्रसार भी होता है कंप्लीट। हीट कंप्लीट होने में मात्र एक क्लास रह गई है, फिर 3 दिन चलेगा थर्मोडायनेमिक्स। तो इस वीक में हम फ्राइडे तक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर देंगे। चलिए जी, बोलिए, किसी को दिक्कत तो नहीं? कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ठीक है। बात ठीक है, समझ में आ रही है? बोलो भाई। ठीक है। चलिए। चलिए जी, ठीक है। ठीक है। तो ये तो था हमारा टॉपिक कंप्लीट। अगला हिस्सा, लास्ट हिस्सा हीट का, इसका नाम है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हीट, यानी ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण
पूरा थियोरेटिकल टॉपिक है ऊष्मा का संचरण। या आखिर ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जाती कैसे? जैसे रॉड गर्म की, एक लोहे की छड़ लेकर गर्म किया, अब लोहे की छड़ हमने बोला तत्ता लग गया, गर्म हो गया, गर्म हो गया। हमने बोला भाई गर्म कैसे हो गई? अगर रॉड उस तरफ से गर्म कर रहे थे तो इधर क्यों गर्म हो गई भाई? कौन सा तरीका है ये? कौन सा तरीका है गर्म होने का? हम जानना चाहते हैं कि गर्म कैसे। हम बैठ के आग ताप रहे हैं भैया, ये बड़ी ठंड हो रही है, भाई कैसे कैसे गर्मी लग रही है आपको? कौन सा तरीका है ये गर्म होने का आपका? भाई साहब कौन सा तरीका? तो बताना पड़ेगा ना। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर हीट यानी ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान यानी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैसे चलती है? एसी ऊपर चल रहा, मुझे ठंडक लग रही, कैसे चल रही? कैसे ठंडक? मैं जानना चाहता हूं। पानी को नीचे से गर्म किया, पानी ऊपर भी गर्म हो गया, कैसे गर्म हो गया? आप ये जान कैसे गर्म हो गया पानी, कैसे गर्म हो गया? तो हम जानना चाहते हैं ना मेरे भाई। तो आखिर हीट यानी एक ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे चलती है, उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं और उसी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। बोलिए क्या बात ठीक है या नहीं ठीक है? बेटा मैं बोल चुका हूं नितेश, दोबारा बोल दूंगा टाइटल चेंज की, लेकिन फिर भी तो आप ये बात समझ के चलिएगा। ठीक है सुमित विद्यार्थी, अगर मैं बात लेकर चलूं तो इस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं। मेरी बात को समझना, ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अब हम इसी पे चल रहे हैं। चलिए 3 तरीके हैं बेटे। पहला तरीका जो आप पढ़ोगे उसका नाम होगा कंडक्शन। कंडक्शन को हम क्या बोलते हैं? संचरण कहकर चलते हैं। पहला है संचरण, अरे संचरण नहीं, चालन। अबे अनपढ़ आदमी, चालन। दूसरा है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन को बोलते हैं संवहन। और तीसरा होता है, इसको बोलते हैं रेडिएशन, यानी इसको कहते हैं हम विकिरण। इसको क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं, चलते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कंडक्शन की, दूसरा कन्वेक्शन की और तीसरा रेडिएशन के पार्ट की, जिसको हम क्या बोलते हैं? विकिरण कहकर चलते हैं। तो 3 हिस्से हैं जिसके बारे में बच्चों हम लिख रहे हैं और हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे कि आखिर ये तीनों हिस्से क्या होते हैं, क्या नहीं होते हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहला पार्ट, कंडक्शन क्या होता है, चालन क्या होता है? चालन। ठीक है जी भैया तन्नू वर्मा, बिल्कुल सही बात है। कंडक्शन क्या होता है, चालन क्या होता है? जानते हो कंडक्शन क्या होता है? पहली बात, इट इज जनरली इन सॉलिड्स। यह ज्यादातर ठोस में होता है। यह ज्यादातर ठोस में होता है। तो ये ज्यादातर किस में होता है? ठोस में होता है, यानी सॉलिड्स में होता है, ठोस में होता है। ठीक है। तो ये ज्यादातर किस में होता है? ठोस में होता है। बहुत सही बात है, ज्यादातर किस में होता है? ठोस में होता है। ठीक है। दूसरी बात, मॉलिक्यूल डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट ट्रांसफर्स, but transfers heat from one to another। ऊष्मा अणु ऊष्मा लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, बल्कि ऊष्मा एक से दूसरे को कंपन के माध्यम से देते हैं, कंपन के माध्यम से देते हैं। कहने का मतलब है, मान लो आपके पास ये छड़ है और छड़ को आपने यहां से क्या किया? गर्म किया। पर अगर गर्म किया तो बेटा अणु तो जा नहीं सकता। ठोस वस्तु के अंदर अणु क्या होता है? एक जगह पर रुका होता है। जब एक जगह रुका होता है तो अणु तो जा ही नहीं रहा ना भाई ऊष्मा लेके, पर दूसरा गर्म कैसे हो रहा है? अरे
गर्म किस, अरे भाई गर्म ऐसे हो रहा है कि एक जब करता है कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, दूसरे में टकराता है कड़कड़ 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 कड़कड़, दूसरा करता है कड़कड़ 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 कड़कड़, और इस तरीके से ऊष्मा एक से दूसरे पर चलती चली जाती। ऊष्मा खुद नहीं जाता, बगल वाला जो पहला वाला होता है वो करता है कड़कड़ कड़कड़ कड़कड़, फिर दूसरा वाला से टकराता है कड़कड़ कड़कड़, ये कर रहा था कड़कड़ कड़कड़, ये इधर कर रहा है, और ऐसे करके ऊष्मा एक से दूसरे पर चलती हुई चली जाती है। हीट क्या करती है, एक से दूसरे पर चलती हुई चली जाती है। और ऊष्मा मॉलिक्यूल खुद नहीं जाता एक से दूसरे को, दूसरे आपने घर बनते देखा है आरसीसी डलते हुए, वहां पे तस्सल लेकर, तो क्या तस्सल लेकर जमीन से ऊपर तक जाता है क्या आदमी? भैया तस्सल एक दूसरे को फेंक के मारता है, दूसरा तस्सल तीसरे के मुंह पे फेंक के मारता है, तीसरा वाला चौथे के मुंह पे फेंक के मारता है तस्सल, तभी तो तस्सल से ऊपर तक पहुंचता है। वैसे ही हिसाब किताब है बेटा यहाँ पर। तो कहने का एक सिंपल सा मास समझो कि यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा खुद नहीं जाती, एक से दूसरे पहुंचती है। और कैसे पहुंचती? कंपन के माध्यम से। अणु अपना स्थान नहीं बदलते पर कंपन यानी वाइब्रेशन जरूर करते हैं, और इन वाइब्रेशन के माध्यम से एक से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, चौथे से पांचवें तक, पांचवें से छठवें पर ऊष्मा चलती हुई यानी हीट चलती हुई चली जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं मेरे राजा बाबू। इसी को क्या कहते हैं? कंडक्शन कहकर चलते हैं। इट इज स्लोएस्ट वन, इट इज स्लोएस्ट, यह सबसे धीमी प्रक्रिया है, यह सबसे धीमा है। कन्वेक्शन और रेडिएशन से सबसे स्लो है, सबसे धीरा है। ठीक है जी भैया, हाँ जी तनु वर्मा है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से हीट ट्रांसमिशन होता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, क्या बात समझा रही है? तो अगर मैं इसकी बात लेकर चलूं तो ये सबसे स्लोएस्ट है, इससे धीमा कुछ भी नहीं होता है। आपने कहा सर जी एग्जाम्पल भी बता दो, लगे, चलो जी, लगे 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 लग्गा में हम इसका एग्जाम्पल भी बता देते हैं। तो बेटा इसका एग्जाम्पल होता है खाना बनाते वक्त चम्मच का गर्म होना। खाना बनाते वक्त चम्मच का गर्म होना, खाना बनाते वक्त चम्मच का गर्म होना। तो खाना बनाते वक्त चम्मच क्यों गर्म होती? कभी खाना बनाते वक्त चम्मच छोड़ जाओ बर्तन में, तो आप देखेंगे बर्तन गर्म हो जाएगा, तो बर्तन इसीलिए क्या होता है, गर्म हो जाता है। बोलो भाई जी, क्या बात कह रहे हो आप? तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीन पार्ट हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मुझे बता के चलिएगा, तीन पार्ट हम बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हो, लग रही है? तो बोला क्यों नहीं? चलिए जी, बात हमारी है, और इस तरीके से हम इसको लिखकर चल सकते हैं। तो खाना बनाते वक्त चम्मच का गर्म होना, इसी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मुझे बताइए क्या आपको बात समझ में आई? छड़ का एक तरह से छतों में जो हमारी दीवारें होती हैं बाहर से गर्म होना स्टार्ट करती है, लेकिन अंदर भी कभी कभी ऐसा लगता है दीवारें गर्म हो गई अंदर से। कैसे? चालन की वजह से, कंडक्शन की वजह से। तो बहुत सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में कंडक्शन यानी चालन के होते हैं। चलिए भैया जी बताइए, आगे चलें, आगे चलें मेरे भाई, आगे चलें। चलिए भैया जी, एक और भाग, इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। हिंदी में बात लेकर चलूं तो इसको हम संवहन कहकर चलते हैं, संवहन। ठीक है जी। पहला, इट इज जनरली इन लिक्विड्स एंड गैसेस। हिंदी में बात लेकर चलूं तो यह है ज्यादातर द्रव्यों और गैसों में होता है, गैसों में होता है। यह ज्यादातर द्रव्यों और गैसों में होता है। तो ये ज्यादातर किस में होता है? लिक्विड्स में और गैसेस में होता है। भारी आसन है, तो ये ज्यादातर किस में होता है? लिक्विड्स और गैसेस में होता है। ठीक है जी, ठीक है। इसमें सेकेंड पॉइंट, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर बाय टेकिंग हीट, टेकिंग हीट। अणु ऊष्मा लेकर एक स्थान से
दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो यहां पर खुद जाता है, चले जाते हैं, चले जाते हैं। अणु ऊष्मा लेकर खुद एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। उदाहरण की बात लेकर चलूं, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हीटिंग ऑफ वाटर, पानी का गर्म होना। पानी का गर्म होना, तो बर्तन में जो पानी आप गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर क्या होता है, नीचे का अणु गर्म होने के बाद नीचे से ऊपर जाता है। अब आप बोले सर ऊपर क्यों जाएगा? बेटा क्योंकि जब पानी गर्म होता है ना, तो पानी के बीच में एंगल बढ़ता है। एंगल बढ़ने से क्या होता है, डेंसिटी यानी घनत्व घटता है, और जब वो मॉलिक्यूल, जब वो अणु हल्का हो जाता है तो नीचे से ऊपर चला जाता है। ऊपर वाला अणु ठंडा होता है इसलिए नीचे जाता है, और इस तरीके से पानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे चलता है। और अणु ऊष्मा लेकर, यानी मॉलिक्यूल खुद लेकर ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से, और पूरा पानी क्या होता है, एकदम से गर्म हो जाता है। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से पूरा का पूरा पानी गर्म होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहकर चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहकर चलते हैं, कन्वेक्शन कह के चलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल है एसी और हीटर। मुझे बताइए एसी कहाँ लगता है, ऊपर या नीचे? कभी सोचा है एसी ऊपर क्यों, नीचे क्यों नहीं लगा देते बेटा एसी? इसलिए लगाते क्योंकि एसी चलेगा तो ऊपर वाली हवा क्या होगी, ठंडी। ठंडी हवा कहाँ जाएगी, नीचे। नीचे वाली गर्म कहाँ जाएगी, ऊपर। ऊपर वाली ठंडी होगी नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर वाली फिर ठंडी, फिर नीचे गर्म, फिर वो ठंडी, फिर ऊपर गर्म। और इस तरीके से पूरा जो कमरा होगा जल्दी ठंडा होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कमरा जल्दी ठंडा हो, इसी कारण से एसी हमेशा ऊपर लगते हैं। एसी अगर नीचे लगा दोगे तो नीचे वाली हवा ठंडी, भारी हवा है, ऊपर जाएगी नहीं, तो बहुत देर में कमरा गर्म होगा। इसी कारण से रूम हीटर जो होते हैं वो हमेशा नीचे लगते हैं, क्योंकि नीचे वाली हवा गर्म, ऊपर जाएगी, ऊपर वाली ठंडी, नीचे आएगी, नीचे वाली फिर से गर्म, फिर इस तरीके से चलेगा। और इसी कारण से रूम हीटर हमेशा नीचे रखे जाते हैं, जबकि एसी हमेशा ऊपर लगाए जाते हैं। एसी हमेशा क्या करते हैं, ऊपर लगाए जाते हैं। यही दोनों के कॉन्सेप्ट हैं जिनकी बात करें तो एसी हमेशा ऊपर लगता है और रूम हीटर हमेशा नीचे रखने वाला आता है। जबकि हम बात लेकर चलें इसकी, पानी गर्म क्यों होता है, अगर आपके पेपर में पूछा जाए तो इसका कारण कन्वेक्शन यानी संवहन होकर चलता है। क्या होता है, संवहन होता है। बोलिए किसी को कुछ पूछना हो, नहीं तो आज का लेक्चर हम करते हैं यहीं पर खत्म, यहीं पर समाप्ति। कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, कोई बात तो नहीं पूछनी है? बस करें, बस करें भाई मेरे, बस करें। लेकिन सर कूलर भी तो नीचे लगता है। बेटा कूलर भी नीचे लगता है, कूलर भी नीचे लगता है, कोई बात नहीं हर्षित। कूलर जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है उस कॉन्सेप्ट पे डायरेक्टली ये काम नहीं करता है। हालांकि ऐसा नहीं कि कूलर नीचे लगता है, पर ये मर्जी होती है, जनरली लोग बीच में लगा लेते हैं। अब ऊपर लटकाने वाले तो नहीं आते। बट एसी का कॉन्सेप्ट की बात लेकर चलो तो एसी ऊपर जी ने लगाए, कुछ लोग तो नीचे भी लगाते हुए मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमरा ठंडा नहीं होगा, पर समय ज़्यादा लगेगा। अगर आप अपनी पूरी दिमाग लगाना चाहते हो और आप चाहते हो कि कमरा जल्दी ठंडा हो तो एसी ऊपर लगाओ, बाकी आपकी मर्जी है। सब समझ में आया सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, धन्यवाद भैया, थैंक